नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में दो तीन बातें हैं। केजरीवाल को लग रहा था बड़े उन्होंने खुशियां मनाई, बड़ा कुछ किया, लेकिन जब हाई कोर्ट के अंदर मैटर गया तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ ईडी के मामले में हाई कोर्ट में जो आज हुआ और सीबीआई के मामले में जो अटैच करके हुआ, उसकी जानकारी होना बड़ी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब अपील गई हाई कोर्ट में, क्योंकि नीचे लोअर कोर्ट ने तो या ट्रायल कोर्ट ने तो ये कह दिया कि साहब चार्ज भी फ्रेम नहीं होते। केजरीवाल ने उसमें बयान भी दिया था कि चार्ज तक फ्रेम नहीं हो सकते, इतना मटेरियल नहीं है कि चार्ज फ्रेम हो जाएं, और इतना मटेरियल नहीं है कि किसी के खिलाफ एलिगेशन लगाए जा सके। इसके साथ साथ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ईडी के विषय में 600 पेज के जजमेंट में ईडी के विषय में बहुत लिखा गया। अब ये ऐसा लग रहा है कि ऑनरेबल जज क्या कॉम्प्रोमाइज करके लिखा गया है। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या बिना रिसर्च करे लिखा गया है, क्या बिना कानून की डेप्थ जाने लिखा गया है, या फिर केजरीवाल जी की तरफ से बहुत हाई क्वालिटी के एडवोकेट्स खड़े हुए जिन्होंने कन्विंस कर लिया कोर्ट को, और कोर्ट कन्विंस हो गया, और कन्विंस होने के बाद कोर्ट ने 600 पेज का ऑर्डर लिख दिया और ये कहा कि सीबीआई गलत अनर्गल कर रही है, मतलब जैसे पहले कहा जाता था सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है, वैसा कुछ लिख दिया। ईडी के विषय में बार बार कमेंट लिख दिया, जबकि ईडी उसमें पार्टी ही नहीं थी, फिर भी ईडी के विषय में लिख दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया तो मैं दोनों केसेस की बात करता हूं कि सीबीआई और ईडी के केसेस में हाई कोर्ट में क्या हुआ। पहली बात तो यह, हाई कोर्ट में जब अपील फाइल हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब प्रेजेंट हुए। उन्होंने कहा कि साहब बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिन आधार पर यह रिजेक्ट किया गया है, उसके बेसिक प्रिंसिपल का भी ट्रायल कोर्ट ने पालन नहीं किया। पहली बात तो यह है कि इसमें अप्रूवर जो वो नायर था और सब थे जिन्होंने पैसा लिया है, 100 करोड़ तक का खेल बताया गया और उसने बताया कि कहां से कहां पैसा गया। तो केजरीवाल की टीम के वो लोग जो कि अप्रूवर बन गए, अप्रूवर हम उनको कहते हैं जो सरकारी गवाह बन गए, जो सरकारी गवाह बन गए उनको इररिलेवेंट बता दिया। ट्रायल कोर्ट ने उनको इररिलेवेंट बना दिया और चार्ज ही फ्रेम नहीं किया। मैं आपको बता दूं, इसको भी समझ लेना चाहिए कि जब कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो पहले कोर्ट उसको कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद ट्रायल कोर्ट के पास जाता है। ट्रायल कोर्ट सबसे पहले उस पर चार्ज फ्रेम करता है। चार्ज फ्रेम करने से पहले जो बीएनएसएस कह रही है या जो सीआरपीसी कहती है, वो ये कहती है कि चार्ज विल बी फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, बट prosecution will explain to the court that what the charges should be. यानी कि प्रोसिक्यूशन सपोर्ट करेगा या प्रोसिक्यूशन ये बताएगा कि ये जो है वो चार्ज ये बनते हैं, अपनी स्टोरी बताएगा। प्रोसिक्यूशन जब कोर्ट में गया चार्ज फ्रेमिंग करवाने की स्टेज पर, तो प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को कहा कि साहब हमारे पास अप्रूवर हैं, सरकारी गवाह हैं, जो इनके लिए काम कर रहे थे, वो अब टूट कर इधर आ गए हैं और वो पूरी कहानी बताने को आपको तैयार है। वो पूरी कहानी उनकी पता होनी चाहिए, उसके कुछ एफिडेविट या जो भी लगाए होंगे, स्टेटमेंट लगाए होंगे या जो भी लगाया हो, वो स्टेटमेंट चार्जशीट में लगाए गए थे। इसके अलावा पूरी कहानियां वो हम सब जानते हैं, हजारों पेज की कहानियां थी और 500 के लगभग विटनेस थे, 129 विटनेसेस इधर से थे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर अप्रूवर को इररिलेवेंट घोषित किया जा सकता है? ये तो चार्ज जब प्रूफ कर रहे हो, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग के बाद प्रूफ करना होता है प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन पहले चार्ज फ्रेम करवाता है, कोर्ट फ्रेम करता है, फिर प्रोसिक्यूशन से कोर्ट कहता है कि अब इसको सिद्ध करो। जब सिद्ध करने की स्टेज आती है तब कहीं कोर्ट में प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस देता है। जो एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन देता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिशन करता है। जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस के चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो उसके बाद दोनों के बीच में जरह होती है, यानी कि दोनों का आर्गूमेंट होता है। उस आर्गूमेंट के आधार पर यह तय किया जाता है कि इसका स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट क्या कह रही है, जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं, ट्रायल कोर्ट ये कह रही है कि ये तो विटनेस इररिलेवेंट है। तुषार मेहता साहब ने यह कहा कोर्ट के अंदर कि ये इररिलेवेंट कैसे हो सकते हैं। प्राइमरी स्टेज जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी बनाई है, प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस दिए हैं, प्रोसिक्यूशन ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उनको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सही है। चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर, चार्ज प्रूफिंग की स्टेज पर अनडाउटली क्लियर होना चाहिए, लेकिन चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है, डिफेंस होता ही नहीं है। जब प्रोसिक्यूशन के पास अप्रूवर हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में ट्रायल कोर्ट कैसे कह सकता है कि इररिलेवेंट है। दूसरी बात उन्होंने बड़ी मजेदार कही, उन्होंने कहा एक बात बताई कि साहब जो अप्रूवर हैं उनके बयान तो 164 के भी हुए हैं,
अप्रूवर का 164 का बयान का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो टूटा, जब उसको सीबीआई ने तोड़ लिया, केजरीवाल की टीम का व्यक्ति है और सीबीआई ने कहा कि हम तुम्हें कम सजा करवा देंगे, तो तुम अगर पूरी स्टोरी हमको बता देते हो और तुम ये मान लेते हो कि तुम भी इसमें शामिल थे, तो फिर हम तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रलोभन दिया जाता है। और ये कानून का प्रिंसिपल भी है कि जो मान जाए, क्योंकि हमारे यहां रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, और रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब ये होता है कि रिफॉर्म, अगर कोई व्यक्ति मान जाता है और कहता है कि मैं भविष्य में नहीं करूंगा, तो फिर उसको कम सजा दी जाती है, और वो पूरी स्टोरी बता दे, प्रोसिक्यूशन की मदद करे, सरकार की कोर्ट की मदद करे, तो फिर वो जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है और उसकी सजा कम कर दी जाती। इस परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब 164 का बयान दे चुके हैं अप्रूवर, 164 मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने, तो ये जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है इसको एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाता है, यानी कि ये चीफ एग्जामिनेशन कोर्ट के सामने हो गया, ट्रायल कोर्ट के सामने हो गया, जब मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके आधार पर चार्ज फ्रेमिंग कर दिया जाता है। चार्ज प्रूफिंग के समय पर इसी बयान को दोबारा लिया जाता है, अगर दोबारा ना दे तो फिर वो जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया गया है उसको ही एग्जामिनेशन इन चीफ मान लिया जाता है, और जिसको एग्जामिनेशन इन चीफ मान लिया जाता है, आप बताइए कि फिर उसको चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर कैसे खारिज किया जा सकता है? उसको तो ट्रायल में ही खारिज किया जा सकता है, और आपने ट्रायल चलाए नहीं और आपने कहा कि चार्ज ही नहीं बनते। हाई कोर्ट के सामने जब ये तथ्य रखे गए तो हाई कोर्ट ने तत्काल कहा कि मामला बहुत गंभीर है, बहुत कुछ गड़बड़ दिखता है। हाई कोर्ट को यह एहसास हुआ कि इसके अंदर बहुत डेप्थ है, क्योंकि ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, मतलब आप सोचिए ट्रायल चलाकर किसी को छोड़ दिया जाए तो समझ में आता है कि भाई चार्ज प्रूफ नहीं हो पा रहा, चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर ही अप्रूवर की बात नहीं मानी गई और मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को नहीं माना गया। आप सोचिए मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेमिंग पे ही नहीं मानता है, इसका मतलब है कि या तो ट्रायल कोर्ट के पास वो बुद्धि नहीं है, या फिर कानून के वो बेसिक प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किए गए या उनको आते नहीं थे। लेकिन मामला इतना बड़ा, इतना गंभीर, उन्होंने कहा कि साहब, तुषार मेहता साहब ने कोर्ट के सामने कहा कि साहब भारत के इतिहास में इतनी मेहनत नहीं करी गई। भारत के इतिहास में आप सोचोगे मनी ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली, सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन फंसा कर रखा, बेल नहीं दी, इनको मुख्यमंत्री का काम नहीं करने दिया, इनको सेक्रेटरीट नहीं जाने दिया, क्योंकि मनी ट्रायल थी इन्हीं एविडेंसेस के आधार पर, और ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि ये इररिलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलिवेंट माना, तब अपील एडमिट हो गई, स्वीकार हो गई। लेकिन फिर दूसरे दिन आज ईडी आ गई। ईडी ने कहा कि साहब हमें बताइए कि सीबीआई के केस में ईडी तो पार्टी थी नहीं, ईडी पार्टी नहीं थी, तो ईडी का नाम क्यों लिखा जा रहा है? ईडी को बार बार उसमें भटक गई, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, क्यों लिखा गया? ईडी का केस अलग है और सीबीआई का केस अलग है, दोनों अलग अलग केस। और एविडेंस की एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर दो केसेस चल रहे हों अलग अलग, तो फिर वो ज्वाइंट ना हो तो एक दूसरे का एविडेंस मान्य नहीं होता। अगर उसमें एविडेंस हो चुका है तो इसमें फिर से एविडेंस होता है, और इसमें एविडेंस हो चुका तो उसमें फिर से एविडेंस होता है। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। हम एक दूसरे की फाइल में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही लेते, नहीं दो फाइलों के एविडेंसेस एक दूसरे में हम ट्रांसफर नहीं करते और उसको प्रूव नहीं मानते, उसको फिर से मेरी अदालत में फिर से प्रूफ करना पड़ेगा, और सभी अदालतों में, जितनी अदालतों में केस चल रहा होगा उतनी अदालतों में प्रूफ करना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैटर एक ही हो सकता है, लेकिन अगर अलग कानूनों के तहत उनको ट्रायल चलाया जा रहा है तो सब में अलग अलग प्रूफ करना पड़ता है। जब ईडी सीबीआई के केस में पार्टी ही नहीं है और ईडी वहां प्रेजेंट नहीं है, ईडी से बात नहीं हुई, ईडी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ईडी को एग्जामिन नहीं किया गया, फिर ईडी का नाम क्यों लिख दिया गया भाई? तो क्या मैं समझता हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई वो मैं समझता हूं, क्या ईडी के मामले में ईडी के केस को भी इन्फ्लक्चुएट करने की कोशिश की गई सीबीआई के केस में, यानी कि सीबीआई का जजमेंट ऐसा दिया गया जो ईडी के केस को भी इन्फ्लक्चुएट कर दे, यानी कि उसको भी कमजोर कर दे, क्या ऐसा प्रयास किया गया? ये तो सेटल प्रिंसिपल के खिलाफ है। ईडी कोर्ट पहुंची और ईडी ने उस दिन भी, जब सीबीआई का केस गया था, तब ईडी ने कहा था कि साहब हमारे खिलाफ ये सब कुछ बात हो रही है, इससे ये तो ठीक नहीं है। तब ऑनरेबल कोर्ट ने ईडी वाले मामले को स्पंज कर दिया। ईडी वाले मामले को मतलब कि अब जो सीबीआई का जजमेंट कर चुके, ईडी के जजमेंट में अब आप नहीं छुएंगे इसको। ईडी के जजमेंट में नहीं छुएंगे का मतलब अब ईडी का जब तक हम फैसला ना कर दें तब तक ईडी के केस में ट्रायल कोर्ट नहीं चलाएगा, क्योंकि आपने ईडी के विषय में इतनी सारी बातें कर दी और ईडी इतना सारा लिख दिया सीबीआई के केस में कि मालूम देता है कि आप ईडी वाले केस को भी छोड़ने वाले हैं, ऐसा मैं एहसास करता हूं। कोर्ट ने लेकिन स्पंज कर दिया, यानी कि उसको स्टे कर दिया कि अभी आप नहीं छुएंगे इसको। ईडी आई,
ईडी ने कहा साहब जो सीबीआई के खिलाफ और ईडी के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंटों को स्पंज किया जाए। मतलब जो स्टेटमेंट लिख दिए गए हैं नीचे वाले ट्रायल कोर्ट के द्वारा हमारे लिए, एजेंसी के लिए लिख दिए गए हैं, उन स्टेटमेंटों को स्पंज किया जाए, ऑर्डर किया जाए। अपोजिशन भी आया, केजरीवाल के लोग आए। केजरीवाल के जो वकील थे वो इस बात पर थे कि साहब इनके स्टेटमेंट को स्पंज क्यों किया जाए। मैं समझता हूं कि लीगल प्रिंसिपल पर वो बात करते तो समझ आता, लेकिन स्टेटमेंट लिख दिया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा ईडी के खिलाफ और सीबीआई के लिए कुछ अनर्गल बातें लिख दी गई जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ जनरली नहीं लिखी जाती हैं, नहीं कही जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि भाई अनर्गल बातें जजमेंटों में ना लिखी जाएं, क्योंकि अगर आपको लगता है तो आप सरकार को लिखिए, आपको लगता है तो हड़काइए धमकाइए, लेकिन जजमेंटों में ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए और जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो, ऐसा बहुत बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि इस केस में ईडी ने जो ईडी के विषय में या सीबीआई के विषय में जो लिख दिया गया वो स्पंज करवाने के लिए वो गए और ये कहा कि साहब ईडी वाला जितना पोर्शन लिखा गया है उसको पूरे को स्पंज कर दीजिए, क्योंकि ना तो ईडी पार्टी थी और ना ही ईडी को मौका दिया गया, ना ही ईडी से बात करी गई, ना ही ईडी का क्रॉस एग्जामिन हुआ, तो ईडी क्यों इसमें फंस गई सीबीआई के केस में। हाई कोर्ट में जब अपोजिशन खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा साहब नहीं ये तो गलत है, ये है वो है। तो हाई कोर्ट ने कहा अभी हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है, हम पहले नोटिस कर रहे हैं, जरा सुन लें समझ लें पार्टियों को। फिर भी वो पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा साहब ये स्पंज मत करिए। तब हाई कोर्ट को कहना पड़ा, हाई कोर्ट में को यह कहना पड़ा कि डोंट डिक्टेट मी, मुझे डिक्टेशन मत दीजिए, मुझे डिक्टेशन मत दीजिए, मैंने जो करना है वो मैं करके रहूंगी, मुझे जो सुनना है वो मैं सुनकर रहूंगी और जो मुझे करना है मैं वही करूंगी मैं, लेकिन दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ऑर्डर करूंगी। अभी तक मैंने कोई बात नहीं कही, ना ही कोई ऑर्डर किया है, ना ही कोई एडवर्स ऑर्डर किया है, कुछ किया नहीं अभी तक। लेकिन जब हम पार्टी को नोटिस कर रहे हैं, सुनने के लिए कह रहे हैं कि भाई सुन लें कि ईडी क्या कहना चाहती है, सरकार क्या कहना चाहती है, सीबीआई क्या कहना चाहती है, फिर उन्होंने कहा कि हम इन दोनों फाइलों को एक साथ लगाते हैं, हम जल्दी सुनेंगे, एक साथ लगाते हैं। जिस दिन सीबीआई की फाइल लगेगी उसी दिन ईडी की फाइल भी लगेगी और दोनों फाइलों को एक साथ सुनेंगे, मतलब साथ साथ सुनेंगे, ताकि चूंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसलिए दोनों को एक साथ, दोनों के एलिगेशन एक साथ सुनेंगे, दोनों का मामला एक साथ सुनेंगे और फिर इस पर ऑर्डर करेंगे। मैं समझता हूं केजरीवाल जी के विषय में या केजरीवाल जी के एडवोकेट्स को, या पहले केजरीवाल ही प्रेजेंट हुए, एडवोकेट तो होता क्या है, केजरीवाल ही प्रेजेंट हुए, इसको यह कहा जाता है। साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे डिक्टेशन मत दीजिए, मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है, जो मुझे करना है मैं लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पर करूंगी, जो मुझे करना है सेटल्ड लॉ के आधार पर करूंगी, जो मुझे करना है वो फाइल के आधार पर करूंगी और जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी, मुझे डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है और अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझे अधिकार है। फिर उन्होंने बहस करते समय हालांकि यह भी कहा था कि भाई मैं भी बहुत बार कमेंट करती हूं, तो अगर नीचे ट्रायल कोर्ट ने कमेंट कर दिया तो क्या बुरी बात है। तब ईडी ने कहा, ईडी के एडवोकेट्स ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने कहा नहीं साहब ये बात नहीं है, ईडी को बिना बुलाए, ईडी जब उसमें पार्टी ही नहीं थी तो ईडी के विषय में क्या बात छेड़ी जा सकती है। जिस केस में ईडी पार्टी नहीं है, जिस केस में ईडी का वकील नहीं है, जिस केस में ईडी को अवसर नहीं दिया गया, क्या ईडी के विषय में कुछ कहा जा सकता है। आप हमारे केस में जब सुनवाई करें तो खूब कहना, लेकिन सीबीआई के केस में, दूसरे केस में दूसरे की चर्चा करना ये तो मर्यादाओं के खिलाफ है और लीगल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई के केस में ईडी वाली जो हर लाइन में उन्होंने कमेंट किया है ईडी के लिए, हर पैराग्राफ में ईडी जरूर उन्होंने लिखी है, तो वो ईडी का जजमेंट नहीं कर रहे थे, वो सीबीआई का जजमेंट कर रहे थे, इसलिए ईडी वाला पोर्शन हटा दिया। अब 600 पेज में अगर 600 बार भी ईडी का नाम लिख दिया होगा उन्होंने, या मैं कहूं आधी बार लिख दिया होगा, तो केस तो वैसे ही खत्म हो गया। केस का तो वैसे ही, मतलब हाईकोर्ट में जाते ही हाईकोर्ट ने अगर ये कह दिया कि ईडी वाले जितने इसमें स्टेटमेंट दिए गए सब स्पंज किए जाते हैं, तो जजमेंट तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस जजमेंट में कुछ है नहीं। मतलब आप सोचिए कि सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम हाई कोर्ट में ये कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट को मनी ट्रेल मिल गया था, सुप्रीम कोर्ट ये इस बात पर एग्रीड था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है और अप्रूवर को बिना एग्जामिन किए, और उसका चीफ एग्जामिनेशन हो चुका है, मैजिस्ट्रेट के सामने हो चुका है, कैसे कह सकते हैं ये इररिलेवेंट है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी चूक की गई है। हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन इस मामले में बहुत कुछ करने वाला है और ये केस इतिहास का ऐसा केस है जिसमें ये लोग जेल जाएंगे ही जाएंगे, इनको नहीं बचाया जा सकता।
जय हिंद, जय भारत, वंदे